हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पथ सबसे यूट्यूब में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का 6वां लेक्चर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने अगले क्लास में पढ़ा था हार्मोन्स के बारे में, पादप में हार्मोन पढ़ा था, जंतुओं में हार्मोन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन्स कार्यविधि तुलना। पढ़ेंगे कि तंत्रिका कैसे कार्य करता है और हार्मोन्स की कार्यविधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास के लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जो चैप्टर 1 ना देखा हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है, तुरंत देखिए। और चैप्टर 2 का लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ना देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चैप्टर का लिंक पिन कर दिया जाएगा। आप लोग तुरंत देखिए, हर एक चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़िए। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा कोशिका कार्यविधि तुलना पढ़ेंगे। कार्यविधि तुलना यानी कार्य करना की विधि, कार्य कैसे किया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है तंत्रिका कार्यविधि, इस तरफ है हार्मोन्स कार्यविधि। देखिए, ये 5 हेडिंग है, हमने 3-3 करके पढ़ेंगे। पहला में एक हेक्सेन के अंत में विद्युत आवेग। हमने बताया था जो हमारा तंत्रिका कोशिका होता है उसके अंत में जो सीमेंस जैसे मैसेज जाता है, किससे जाता है? विद्युत आवेग से। पहले विद्युत रसायन में रहेगा, रसायन से जब द्रव्यिका के अंदर प्रवेश करेगा तब वो विद्युत आवेग में हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है विद्युत आवेग का परिणाम है जो कुछ रसायनों का विमोचन करता है या कराता है। इस तरफ है पहला, यह रक्त द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है। ये जो हार्मोन्स है ये रक्त द्वारा भेजा गया रासायनिक हार्मोन्स है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रक्त द्वारा भेजा गया रासायनिक हार्मोन्स है। दूसरा यहाँ पर है सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ती है। क्या? सूचना जो हमारी तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका कोशिका के द्वारा सूचना जाती है हमारे ब्रेन के पास, मेरुरज्जु के पास, वो अति शीघ्र कहा जाए अति तीव्र गति से आगे बढ़ता है, तेजी से आगे बढ़ता है। तभी तो हमारा ब्रेन तुरंत ही पेशी कोशिका कहेगा कि हाँ अब अपना हाथ जो जल रहा था उसे हटा लीजिए। बहुत एग्जाम्पल हमने दिया है, बहुत उदाहरण दिए हैं। जो वीडियो लेक्चर 1, 2, 3, 4 ना देखा वो देखिए, उसमें हर एक टॉपिक को क्लियर कराया गया है। और ये जो हार्मोन्स की कार्यविधि है, हार्मोन्स में सूचना धीरे धीरे गति करती है। तंत्रिका में कुछ सूचना तीव्र गति से यानी तेजी से सूचना पहुंचेगी और हार्मोन में धीरे धीरे करते हुए सूचना पहुंचेगी। तीसरा इसका है, इसे उत्तर शीघ्र मिल जाता है। ये जो प्रश्न पूछता है उत्तर शीघ्र मिल जाता है, यानी कि हाँ ये प्रश्न पूछेगा कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। ये नहीं जैसे हम लोगों के पैर में कांटा चुभ गया तब तुरंत ही इसे उत्तर मिलेगा कि हाँ भैया पैर को वहां से हटा लीजिए क्योंकि आपके पैर के नीचे कांटा चुभ रहा है। तब हम लोग तुरंत अपने पैर को हटा लेंगे। इसमें हार्मोन्स में क्या है, इससे उत्तर प्राय धीरे धीरे प्राप्त होता है। क्या होता है? उत्तर एकदम धीरे धीरे प्राप्त होता है। आप लोगों को समझ में आया है? फिर से एक बार समझ लीजिए। ये एक्सोन के अंत में विद्युत आवेग का परिणाम है। क्या है? विद्युत आवेग का परिणाम है जो कुछ रसायन विमोचन कराता है। क्या कराता है? रसायन विमोचन कराता है। इधर है यह रक्त द्वारा भेजा गया रासायनिक संदेश है। एक क्लियर हो गया। यहाँ पर दूसरा लिखा है यह सूचना अति तीव्र गति से आगे बढ़ता है। इसमें तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो इसमें धीरे धीरे गति करती है।
क्या करती है, धीरे धीरे गति करती है। तीसरा है इसे उत्तर शीघ्र मिल जाता है, इसे अपना उत्तर बहुत जल्द मिल जाता है कि हाँ आपका उत्तर ये है तुरंत। और इसमें हार्मोन में उत्तर प्राय धीरे धीरे प्राप्त होता है, एकदम धीरे धीरे प्राप्त होता है। दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चौथा पांचवा बताते हैं। चलिए हम चौथा पांचवा देखते हैं क्या है। चौथा है सूचना विशिष्ट एक या अनेक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन आदि को प्राप्त होता है। ये जो हमारा तंत्रिका न्यूरॉन है उसे प्राप्त होता है क्या, सूचना विशिष्ट एक या अनेक। और इसमें है सूचना सारे शरीर को रक्त के माध्यम से, सूचना सारे शरीर को रक्त के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, रक्त के जरिए सूचना जाता है, जिसे कोई विशेष कोशिका, क्या विशेष कोशिका या तंत्रिका कह सकते हैं, तंत्रों स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसमें जो कोशिका होता है वो सूचना स्वयं प्राप्त कर लेता है। इसमें हार्मोन में सूचना को कोशिका या तंत्र कहते हैं, वे सूचना को स्वयं प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर पांचवा लिखा है इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। ये जो तंत्रिका होता है इसका प्रभाव कम समय तक होता है, लेकिन इसका प्रभाव देर तक रहता है। किसका प्रभाव देर तक रहता है, हार्मोन्स का प्रभाव देर तक रहता है, कोशिका तंत्रिका का प्रभाव बहुत कम समय तक रहता है। दोस्तों हो गया हम लोगों का कार्य विधि तुलना हम बता दिए, अब इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों मेरी प्यारी भाई प्यारी सी बहन, हम अब देख लेते हैं अंतःस्रावी और स्रावी ग्रंथियों में अंतर। ग्रंथियों में अंतर क्या होता है, देखिए ये जो अंतर अतः स्रावी ग्रंथियां हैं ये क्या है, देखिए ये नलिका विहीन होता है, कहा जाए इसमें नली नहीं होती है। समझ में आया। और इधर देखिए क्या लिखा, इसकी अपनी नलिकाएं होती हैं, क्या इसमें नली नहीं होती, वही स्रावी ग्रंथियों में नली होती है। यहाँ पर लिखा इसका स्राव रक्त द्वारा संकेतिक अंग तक पहुंचता है। कहाँ, संकेतिक अंग तक पहुंचता है। क्या, रक्त द्वारा स्राव रक्त द्वारा संकेतिक अंग तक पहुंचता है। इसमें यह अपने स्राव शरीर के भीतरी भागों में पहुंचाती है। क्या, अपने शरीर की भीतरी भागों में पहुंचाती है। ये तीसरा है इसका, यह विशेष अंगों की उचित वृद्धि और कार्यों के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है, वृद्धि और कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर है ये भोजन और बाह्य पदार्थ बाहरी पदार्थों पर कार्य करने में निपुणता रखती है, कार्य करने में निपुणता रखती है। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये अतः स्रावी ग्रंथि और वही स्रावी ग्रंथि क्या है। हम हर एक टॉपिक क्लियर कराएंगे, जो आपको समझ ना आया हो, ना आ रहा है, ना आ रहा हो, कमेंट कीजिए कि हाँ भैया ये हमें नहीं समझ में आ रहा। हम तुरंत ही आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में उसका पहले से सॉल्यूशन बताएंगे। उसके बाद क्लास चलेगा कि हाँ ये है, पहले आप लोगों का सॉल्यूशन होगा, जो आपको नहीं आता वे बताया जाएगा, उसके बाद क्लास चलेगी। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दोस्तों हम पढ़ेंगे आयोडीन युक्त नमक आवश्यकता क्यों है। क्यों है, क्यों है आयोडीन आवश्यकता हमारे लिए क्यों है। आप लोग अपने नमक के पैकेट में देखते हैं तो लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक। हम समझते हैं आयोडीन युक्त नमक क्या है। लिखा है O2 ग्रंथि, कौन ग्रंथि,
अवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। कहा जाए तो मतलब इसका है जो अवटु ग्रंथि है उसे हम लोग कौन सी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन। कहा जाए तो नमक की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का उपचयन का नियंत्रण करता है। जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपचयन करते हैं, उपाचयन करते हैं, उसे पचाते हैं, उसे नियंत्रित करता है। यहाँ पर लिखा है जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सकती है। क्या हो सकती है? जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सकती है। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए जब अवटु ग्रंथि सही रूप से कार्य करता है तो आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है। कार्य करने की आयोडीन की कमी से, क्या? आयोडीन की कमी से, हमारे अंदर नमक की कमी से आयोडीन, कहा जाए तो नमक को ही कहते हैं, नमक आयोडीन होता है। आयोडीन आप लोग नमक के पैकेट में देखते हैं लिखा होता है आयोडीन से युक्त नमक। आयोडीन से युक्त नमक जो हम खाते हैं, अगर आयोडीन की हमारे शरीर में कमी होती है तो हम लोगों का गला ये जो है फूल जाता है, जिसे हम लोग गोयटर, क्या गोयटर या कहा जाए तो घेघा रोग आप लोग देखते होंगे किसी ना किसी का गला ये जो है फूला होता है, जिसे हम कहते हैं हाँ इसे घेघा रोग हुआ है। वो आयोडीन की कमी से होता है। अगर नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो तब घेघा रोग होने का कारण यही है कि यहाँ पर देखिए अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है। किसके कमी से गला फूलता है? आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे हम घेघा रोग कहते हैं या घेघा बीमारी कहते हैं। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास भले 15-20 मिनट के रहेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आपकी सिलेबस में बस इतना ही है। इसी के कारण आज ये चैप्टर का द एंड हो गया। चैप्टर 2 जो था ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अपने अनुसार हम बता दें, इस चैप्टर में हर एक टॉपिक आप लोगों को बता दिया गया। अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ ये टॉपिक छूट रही है, हम उसे बताएंगे। हाँ, एक बात कहा जाए, वो जो हम लोग मेरुरज्जु के बारे में जाने थे उसे बता दे। मेरुरज्जु का जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है। क्या कोई पूछ लिया मेरुरज्जु का आकार आकृति कैसा होता है, तब आप लोग आकार बता देंगे कि हाँ भैया मेरुरज्जु का आकार बेलनाकार होता है। दोस्तों हमारे चैप्टर में कहा जाए तो हम नोट्स बनाए हैं, उसमें जितना टॉपिक है आप लोगों को बता दिया जा रहा है कि हाँ कौन कौन सी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग बताते हैं कि हाँ हम लोग को पहले लेक्चर में पढ़ा गया है नियंत्रण एवं समन्वय का परिचय दिया गया है। इन गतियों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जो कि ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ा गया है। उसके बाद ग्राही अंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद जंतु तंत्रिका तंत्र के बारे में बताया गया है। तंत्रिका कोशिका के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में अच्छे से बताया गया है। ब्रेन के बारे में एकदम सिंपल से भाषा में बताया गया है। जो वीडियो का ना देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दिया गया, आप लोग तुरंत देखिए। हम लोग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के बारे में पढ़े हैं। फिर पादप में समन्वय के बारे में पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं पादप में समन्वय में, पादप की गति पढ़े हैं,
वृद्धि से मुक्त गति पढ़े हैं, वृद्धि पर आश्रित गति पढ़े हैं, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया पढ़े हैं, प्रस्थान पढ़े हैं, अनुवर्तन पढ़े हैं और पादप में हार्मोन भी पढ़े हैं, जंतुओं में हार्मोन पढ़े हैं। और आज का लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। जो वीडियो को ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया, आप लोग जाइए देखिए कि यहाँ वीडियो में क्या पढ़ा गया है। दोस्तों बार बार कर रहे हैं, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास का लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो हमारा नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है ये समाप्त हो गया है। हम लोग अब पढ़ेंगे अध्याय 3, अध्याय 3 चैप्टर 3 का नाम जो है जीवों में जन्म कैसे होता है। जीवों में जन्म कैसे होता है, पुष्पों में जन्म कैसे होता है, मानव में जन्म कैसे होता है, हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई ध्यान से कीजिए, मन लगा कीजिए। अगर वीडियो एक बार भी ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तब पर भी ना समझ में आए तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए। क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग तुरंत बताएंगे कि हाँ ये ऐसे किया जाता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।